नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए? यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एग्ज़ाम है। अपने जो भी भाई बंधु जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको जो है ये वाला सेशन करवाना है हम लोग को। ठीक है, इसमें क्या क्या हम कवर करवाएंगे उसकी आपको हम बात बता दें। जो अब इस सिलेबस पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं और सिलेबस के बाद हम बता देंगे इसमें कितना पोर्शन जो है हम आपका कवर कराएंगे और कितना आपको खुद से जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री इसमें जो है 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क के 5 क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम आपका कवर करवा देंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री का ही जो मॉडर्न का पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन हमारे कहाँ से हो गए? हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन जियोग्राफी से आते हैं, 5 इकोनॉमी से आते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद जनरल साइंस से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, एलिमेंट्री मैथ से भी हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। ये भी मतलब जीएस का ही पैटर्न है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी मुद्दा जो करंट में रहा है या फिर कोई भी टॉपिक हो सकता है इसमें जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा 10 क्वेश्चन हमारे आएंगे हिंदी के अनसीन पैसेज, 2 हमारे 3 ये हमारे जो है ये हमारे आते हैं ग्राफ एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 नंबर के। ठीक है, 10 नंबर का ग्राफ इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर का टेबल इंटरप्रिटेशन। यानी कहने का मतलब अगर ब्रीफली देखा जाए तो हमारा 30 नंबर के तो मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, 30 नंबर की आती है मैथ्स। अब ये हम आपको 1 महीने में कितना भी सिखा दें आपको 30 नंबर के आसपास नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये आपको खुद से तैयार करना है। ये हमारा जो ग्राफ है, टेबल इंटरप्रिटेशन है और मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग आपको 10 क्वेश्चन जो आने हैं वो खुद से तैयार करने हैं। ठीक है, आपको हम इसमें क्या कवर करवाएंगे? इसमें जितना भी पोर्शन जीएस का है, जनरल स्टडीज का, जैसे जो हमारा ये हो गया हिस्ट्री, जो हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, इतना जो है तो आपका हम कवर करवाएंगे। और इसके साथ ही हम आपका कवर कराएंगे 10 नंबर का करंट अफेयर और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस। बात समझ में आई? क्या क्या आपको हम करवाएंगे जो है ये हमारा इतना पोर्शन। ठीक है, कितने नंबर का हो गया? 5, 10, 15, 20, 25, 30। 30 नंबर का हमारा ये हो गया और 10 नंबर का हमारा करंट अफेयर और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस। 50 नंबर का जो है पेपर आपको हम करवाएंगे, जिसमें टोटल क्या है 100 नंबर का है। 50 का जिसमें आपको खुद तैयार करना है। इसमें आपको 10 नंबर का ये हिंदी अनसीन पैसेज बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी आपको पढ़ना है। 5 नंबर की हिंदी और 5 नंबर की इंग्लिश आनी है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। 50 नंबर का सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे। 50 नंबर का आपको खुद से तैयार करना, जिसमें 30 नंबर की क्या है? मैथमेटिक्स है। ठीक है, 30 नंबर की मैथमेटिक्स, 10 नंबर की आपको रीजनिंग और 5 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश, ये और एक अनसीन पैसेज, ये आपको खुद से तैयार करना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज हम लोग अपने पहले टॉपिक से। हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, 5 नंबर का इंडियन पॉलिटी से भी आना है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग पहला हमारा क्या है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी शब्दावलियां जान लेते हैं संविधान से जुड़ी हुई। तो भैया सोसाइटी किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, सोसाइटी हमारा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह है जिनमें आपस में क्या हो? इंटरेक्शन हो, अंतःक्रिया हो। मतलब कहने का ये है कि समूह में 2 व्यक्ति या उससे अधिक होना चाहिए। अब भाई इंटरेक्शन नहीं, बातचीत करने के लिए भाई अकेला आदमी बात करेगा तो पागल हो जाएगा, तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। और आपस में ऐसा नहीं कि वो बस बैठे हों, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही ना, कोई बातचीत, कोई आचार विचार हो ही ना, तो उसको सोसाइटी नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग बस में जब ट्रेवल करते हैं तो बस में ट्रेवलिंग के टाइम पर सब लोग भैया शांति से बैठे रहते हैं। ठीक है, सब लोग शांति से, हालांकि बस में 50 लोग हैं लेकिन उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए उसको सोसाइटी के तौर पर नहीं हम लोग जान सकते हैं। जबकि ट्रेन में हम लोग देखते हैं एक समाज बन जाता है, क्यों? लोग आमने सामने बैठते हैं, आपस में बातें होती हैं, चीजें शेयर होती हैं, इससे क्या होता है? एक सोसाइटी का निर्माण होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर आपस में बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? सोसाइटी या समाज कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी किसे कहते हैं? पॉलिटी हमारा क्या होता है? पॉलिटी क्या है? एक तरीके का आर्ट ऑफ इंटरेक्शन है। हमने कहा समाज क्या है?
दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में क्या करें, अंतःक्रिया करें यानी इंटरेक्शन करें। अब पॉलिटी हमारा क्या है, आर्ट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी ये इंटरेक्शन करने की, अंतःक्रिया करने की कला है। एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को आकर्षित करने के उद्देश्य से जो भी कार्य करता है, जो भी इंटरेक्शन करता है, वो सब क्या कहलाता है, पॉलिटी कहलाता है, राजनीति कहलाता है। भैया पॉजिटिव शब्द है, ये मत समझना, मतलब हम लोग बात करते हैं कि राजनीति राजनीति, तो हम लोग बैड वर्ड में लेते हैं उसको कि ये तुम्हारे साथ राजनीति कर रहा है। तो राजनीति बुरा शब्द नहीं है, राजनीति क्या है, पॉजिटिव शब्द है। इसका मतलब क्या होता है भैया, हम किसी को अपनी बात समझाएं, उससे हमारी ओर वो इंटरेक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, इंटरेक्शन करने की कला होती है। संविधान क्या होता है फिर, संविधान भैया होता है कानूनों का समुच्चय। बहुत सारे कानून एक किताब में लिख दिए, उस किताब को हम लोग कहते हैं संविधान। अब पूछोगे कानून क्या होता है, तो भैया किसी अधिकार संपन्न संस्था द्वारा, यानी जिस संस्था के पास क्या हो, पावर्स हो, उसके द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं उनको कानून कहा जाता है, ठीक है। यानी अधिकार संपन्न संस्था, भारत में अधिकार संपन्न संस्था कौन है भैया, संसद है। अब संसद जो भी नियम बना देती है वो क्या हो जाते हैं, कानून हो जाते हैं। अब तुम पूछोगे फिर नियम क्या है, तो नियम भैया है जब किसी कानून में बाध्यकारिता का अभाव हो, उसे हम लोग अधिकार संपन्न संस्था द्वारा भी ना बनाया जाए तो उसे हम लोग नियम कह देंगे। कहने का मतलब नियम और कानून में क्या अंतर हो गया, नियम भैया देखो तो ये हो सकता है कि तुम्हारे घर में पिताजी जो हैं उन्होंने एक नियम बना दिया कि आप लोगों को सुबह 6 बजे जग जाना है, सब कोई घर में 6 बजे के बाद कोई नहीं सोएगा, सब उठ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, नियम है। अब इस नियम को किसने बनाया है, आपके घर में किसी ने, इसको किसी अधिकार संपन्न संस्था द्वारा नहीं बनाया गया, संसद द्वारा नहीं बनाया गया। दूसरी बात कि भैया अगर ये पूरा नहीं होता है, अगर मान लो आप 6 की जगह 6:05 पर उठ गए, तो ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट की वजह से आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि कानून जो होते हैं इनमें ये जरूरी है कि भैया क्या होगा, बाध्यकारी होंगे। अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं, कानून के दायरे में आप जो है जितने भी काम है उनको पूरा नहीं करते हैं, तो आपको क्या मिलती है, उसके लिए पनिशमेंट होती है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब अधिकार संपन्न संस्था द्वारा बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं, कानून कहलाते हैं। नियम क्या होता है, जिसको अधिकार संपन्न संस्था द्वारा ना बनाया गया हो और उसमें कानून की बाध्यकारिता भी ना हो, नॉर्मल आदमी उसको बनाए, ठीक है। बात समझो। इसके बाद अगर अगला हम लोग बात करें, परंपराएं क्या है। अच्छा, कुछ नियम क्या होते हैं भैया जो अच्छे हैं, सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं, और वो क्या है, लगातार निरंतर चले आ रहे हैं। जैसे बड़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान जो है आज से तो नहीं शुरू हुआ है कि हाँ जो हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, इनका सम्मान किया जाए। भाई दशकों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। हम लोग रामायण महाभारत इन सब चीजों में भी देखते हैं कि गुरुओं का, बड़ों का, माता पिता का, उनका सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है, उनकी बातों का पालन किया जाता है। सारी चीजें होती थी, आज भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। तो क्या है, ऐसा कोई नियम है जिसमें क्या है, सकारात्मकता यानी अच्छाई है और वो निरंतर चली भी जा रही हैं। तो ऐसे नियम जिसमें सकारात्मकता और निरंतरता, उसे हम क्या कह देंगे, परंपरा कह देंगे, ट्रेडिशन कह देंगे। अच्छा, कुछ होती है हमारी रूढ़ियां, ये भी ऐसे नियम है जो आज भी समाज में चले आ रहे हैं पुराने टाइम से, लेकिन ये क्या है, समाज के लिए प्रतिकूल है, अच्छे नहीं है, लेकिन ये क्या है, लगातार समाज के साथ चले आ रहे हैं। जैसे दहेज प्रथा, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, चलती चली आ रही है अभी तक। हालांकि अब तो समाप्त कर दिया गया, कानून से ही समाप्त कर दिया गया। 3 तलाक, 3 तलाक हमारा क्या था, एक प्रकार की रूढ़ी थी। दहेज प्रथा एक प्रकार का क्या है, रूढ़ी थी। सती प्रथा, इसे भी समाप्त कर दिया गया, क्या था, रूढ़ी थी, ठीक है। सती प्रथा 1829 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन जब तक ये चल रही थी तब तक क्या थी, रूढ़ी थी, क्योंकि बहुत समय से चली आ रही थी, ठीक है, बहुत कई 100 साल से चली आ रही थी सती प्रथा। हमारे जो है समाज में बहुत पुरानी, हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इतनी पुरानी, हड़प्पा में भी हमको सती प्रथा के साक्ष्य कहीं कहीं मिल जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो सोचो 2600 ईसा पूर्व हुई थी, उसमें भी सती प्रथा के थोड़े बहुत साक्ष्य, युगल समाधान वगैरह मिल जाता है ना, तो हमको साक्ष्य मिल जाते हैं। और वो आज तक चली आ रही थी, 1829 तक चली आई, ठीक है। आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, लेकिन अब जो है वो गैर कानूनी है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो लोग जेल जाते हैं, ठीक है। तो अब समाज में उसकी निरंतरता नहीं रह गई, ठीक है। रूढ़ियां वो जो समाज में है और लगातार चली जा रही है, जैसे दहेज प्रथा एक एग्जाम्पल आज के तौर पे जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है। बिल क्या होता है, अच्छा देखो, हम लोग कानून कौन बनाता है, हमने बताया था क्या बनाता है, संप्रभु सभा, संसद, ठीक है। अब मान लो कानून बनते कैसे हैं,
भैया जो विधायक सांसद होते हैं, इसमें संसद में कौन होते हैं? मंत्री होंगे, सांसद होंगे। अब ये सांसद क्या करते हैं, एक जो है प्रस्ताव, क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं कहाँ? संसद में, ठीक है। अब ये प्रस्ताव लेकर कौन जाता है? या तो मंत्री या गैर मंत्री। कहाँ लेकर जा रहे हैं? संसद में। संसद क्या होती है? एक सक्षम सभा होती है। सक्षम का मतलब उसके पास पावर्स हैं कुछ भी करने की, ठीक है। संसद के समक्ष जो भी प्रस्ताव लेकर जाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बिल कहलाते हैं। संसद के समक्ष यानी सक्षम सभा के समक्ष जो भी प्रस्ताव लेकर जाए जा रहे हैं वो क्या है? बिल हैं। अब ये बिल जो है जब संसद क्या करती है, इनको पास कर दे, अगर संसद इनको अगर पास कर दे तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एक्ट यानी अधिनियम। बात समझो, धीरे धीरे समझना। पहले क्या है? बिल, पहले है प्रपोजल यानी प्रस्ताव, ठीक है। प्रस्ताव कहां पहुंचा? संसद में। संसद पहुंचा तो इसका नाम बदल के रख दिया गया क्या? बिल। बिल यानी विधेयक, ठीक है। कहते थे ना अभी जो CAB चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके बाद जब ये बिल क्या हुआ? पास हो गया वहां से, तब इसको हम लोग कहने लगे CAA। क्या कहने लगे? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था पहले, ठीक है। नागरिकता कानून विधेयक था, उसके बाद संशोधन विधेयक था, उसके बाद हमने क्या किया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दिया उसको, क्योंकि बिल को हमने अगर संसद ने कर दिया पास तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अधिनियम। यानी कोई प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा गया तो उसे कहेंगे बिल यानी विधेयक। अगर वो संसद में पास हो गया तो उसे कहेंगे एक्ट यानी अधिनियम। अब ये एक्ट यानी अधिनियम जो है, ये एक्ट अगर हम लोग लिख कहाँ दें? संविधान में इसको जगह दे दें तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कानून बोलेंगे, या इसको और भी एक शब्द कह सकते हैं क्या? इसको कह सकते हैं अनुच्छेद, ठीक है। क्या बोल देंगे? आर्टिकल्स, ठीक है। संविधान में आर्टिकल्स लिखे होते हैं तो संविधान में इसको डाल देंगे तो ये आर्टिकल हो जाएगा, कानून हो जाएगा। बात समझ में आई? अब अगर बात करें सक्षम सभा, ऐसी सभा अथवा संस्था जिसे संप्रभु के द्वारा निर्मित किया गया हो। अब भारत में संप्रभु कौन है? संप्रभु मतलब जिसके नियमों का, पहले संप्रभु ही जान लो, जिसके आदेशों का पालन करने के लिए हर कोई बाध्य हो, प्रत्येक आदमी बाध्य हो, लेकिन वह किसी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य ना हो। भारत में संप्रभु कौन है? अब बहुत लोग बताएंगे संसद है, प्रधानमंत्री है। भारत में संप्रभु है जनता। जनता के आदेश से प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता के आदेश से राष्ट्रपति बनते हैं, जनता के आदेश से सारे नियम पास होते हैं, क्योंकि जनता ही किसी को चुनकर वहां भेजती है वो उनके लिए कानून बनाए। बात समझ में आई? तो भारत में संप्रभु कौन है? जनता है। अब इन्होंने कहा कि जनता के द्वारा चुनकर बनाई गई, यानी संप्रभु के द्वारा चुनकर बनाई गई सभा क्या है? हमारी संप्रभु के द्वारा चुनकर बनाई सभा ही हमारी क्या है? सक्षम सभा है। संप्रभु यानी जनता किसको चुनती है? संसद भवन में जितने लोग बैठते सबको चुनती है, तो संसद हमारी क्या हो गई? एक सक्षम सभा हो गई। बात समझ में आई? संसद हमारी सक्षम सभा हो गई। उसमें अगर कोई प्रस्ताव ले जाते हैं तो उसे बिल कहा जाता है, वहां से अगर वो पास हो जाता है तो उसे एक्ट कहा जाता है, संविधान में लिख दे तो उसे आर्टिकल कहा जाता है यानी अनुच्छेद कहा जाता है, ठीक है। एक्ट बता दिए थे, पास हो गया तो एक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद किसे बोलेंगे? और उसको हम कहां लिख दें? संविधान में लिख दें तो अनुच्छेद हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें और जान लो। कुछ शब्द हैं जिनमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे, जैसे प्रजा क्या है, नागरिक क्या होता है और गण क्या है। भाई तीनों एक ही जैसे शब्द हैं, ठीक है। प्रजा का मतलब होता है, हम लोग राजा और प्रजा यूज करते थे ना, राजा और प्रजा, राजा के साथ हम लोग प्रजा यूज करते थे, राजा प्रजा। तो राजा के पास सारे क्या होते थे? अधिकार होते थे। प्रजा के पास सिर्फ क्या होते थे? कर्तव्य होते थे कि वो कर्तव्यों का पालन करें, उनको अधिकार नहीं थे। तो जो प्रजा होती उसके पास सिर्फ क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो नागरिक है, जैसे हम लोग क्या है? नागरिक हैं। हम लोग क्या है? नागरिक हैं। तो हम लोग जब नागरिक हैं तो हमारे पास क्या है? अधिकार भी हैं। संविधान में ही हमारे अधिकार लिखे हैं, किसमें? भाग
3 में, भाग 3 में हमें मिले मूल अधिकार। तो हमारे पास अधिकार भी हैं और हमारे कर्तव्य तो हैं ही है देश को लेकर बहुत सारे, ठीक है। अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं तो हम क्या हो गए, नागरिक हो गए। अच्छा, जब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न सोसाइटी में पहुंच जाएं तो हमें अधिकार और कर्तव्य तो होंगे ही होंगे, साथ ही हमारे पास क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उत्तरदायित्व होंगे। तो जब हमारे पास उत्तरदायित्व भी हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, गण बन जाते हैं। ऐसे बनता है गणतंत्र, समझे। क्या होता है भैया, सिर्फ कर्तव्य है तो क्या है, प्रजा है। अधिकार और कर्तव्य है तो नागरिक है। अधिकार, कर्तव्य और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, तो हम क्या बन जाएंगे, गण बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करें प्रोविंस यानी प्रांत किसे कहते हैं। अच्छा, आप लोग खूब कंफ्यूज होते होंगे प्रांत और राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश क्या है तो आप क्या बताएंगे, प्रांत है कि राज्य है। भारत अगर पूछा जाए क्या है, राज्य है कि प्रांत है, कि राष्ट्र है कि देश है। बहुत सारे शब्द हैं। देखो, भारत अगर पूछा जाए तो क्या है, ये राज्य है या प्रांत है या देश है या राष्ट्र है, क्या है ये। बहुत कंफ्यूजन है इन सब शब्दों में, है सब एक ही जैसे, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें भी अंतर कर लेते हैं। हमारा प्रांत जो होता है इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी क्षेत्र को हम प्रांत कब कहेंगे, जब उसके पास क्या हो, अपना भूभाग हो, यानी अपनी जमीन हो। उत्तर प्रदेश के पास है, उसके पास अपनी खुद की जनसंख्या भी हो। उत्तर प्रदेश के पास है, उसकी खुद की सरकार भी हो और उसके साथ उसकी संप्रभुता भी हो। इतने को हम कह देंगे प्रांत। प्रांत किसे बोलेंगे, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश को हम लोग प्रांत भी बोल देते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनकी संप्रभुता भी है, इसलिए उत्तर प्रदेश को हम लोग राज्य भी बोल देते हैं। अच्छा, भारत भी एक प्रकार का स्टेट है। भारत के पास भूभाग है, भारत के पास जनसंख्या है, भारत के पास सरकार भी है, भारत के पास संप्रभुता भी है, तो भारत को भी एक राज्य हम लोग मानते हैं, ठीक है। संवैधानिक भाषा में भारत को राज्य शब्द ही लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्र हमारा क्या होगा, नेशन क्या होगा। राष्ट्र हमारा होता है कि ये 4 तो हो ही, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता तो हो ही। 1-2 चीजें और बढ़ जाएं कि भैया लोगों में एकता हो और बंधुत्व हो, यानी भाईचारा हो। अगर एकता और बंधुत्व की भावना है तभी राष्ट्र निर्माण हो सकता है, ठीक है। देश में क्या होना चाहिए, एकता और बंधुत्व की भावना, तब हो जाएगा राष्ट्र। और राष्ट्र के साथ में अगर एक चीज और जुड़ जाए, यानी ये 4 और 2 6 तो हो ही गई, इनके साथ एक चीज और जुड़ जाए, अगर सांस्कृतिक समन्वयता, अगर ये जुड़ जाएगा तब इसे हम लोग बोलेंगे देश, यानी देश ज्यादा बढ़िया उदाहरण है। कहने का मतलब हमारा, अगर इसको हम सर्कल में डिवाइड करें तो हमारा प्रांत सबसे छोटा गोला होगा, ठीक है। प्रांत में हमारी 3 चीजें आएंगी, कौन कौन सी, भूभाग, जनसंख्या और सरकार। राज्य उससे बड़ा गोला होगा, स्टेट, इसमें चौथी चीज कौन सी जुड़ जाएगी, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। इसके बाद एक और बड़ा गोला होगा जिसे बोलेंगे राष्ट्र, तो यहाँ पर 2 और चीजें जुड़ जाएंगी, एकता और बंधुत्व। उसके बाद इससे भी बड़ा गोला होगा देश हमारा, इसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, क्या, सांस्कृतिक समन्वयता। इससे भी एक बड़ा गोला होगा हमारा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सभ्यता। सभ्यता किसे बोलते हैं भैया, सभ्यता जब कोई देश जो हमारा ये था, अब ये क्या करे, लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। लंबे समय तक स्थायित्व धारण कर ले कोई देश, जब स्थायित्व धारण कर लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें भैया, टर्मिनोलॉजी हमारी आज की फिनिश हो गई। थोड़ा सा हम लोग अब संविधान का जो है हमारे हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग संविधान पे आएंगे, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो बहुत भैया संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसको 2 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो देखेंगे हमारा जब कंपनी का शासन था, और एक फिर जब हमारा सम्राट का शासन हुआ। कंपनी का शासन कहने का मतलब है कि भैया सन 1600 में एक कंपनी आई थी भारत में जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 31 दिसंबर सन 1600 में भारत आई। ठीक है, ये भारत आई, धीरे धीरे इसने भारत में व्यापार करना शुरू किया। इसने धीरे धीरे व्यापार करके अपने आप को मजबूत किया और भैया 1757 में इसने प्लासी का युद्ध जीता। 1764 में इसने क्या किया? बक्सर का युद्ध जीता। इसके बाद जो है ये क्या हुआ? एक राजनीतिक शक्ति बन गई, व्यापारी कंपनी की जगह राजनीतिक शक्ति बन गई। ठीक है, जब इन्होंने 1765 में ये जीत लिया, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया, तब कंपनी क्या बन गई? हमारी पावर में आ गई। फिर कंपनी के पास देश में बहुत सारे जो है शक्तियां हो गई। उसके पास एक राज्य की तरह से, एक राजा की तरह से कंपनी काम करने लगी, यहाँ पर टैक्स वसूलने लगी, काफी सारे काम करने लगी। अब कंपनी जो थी वो कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। अब भैया ये कहाँ शासन कर रही है? भारत में शासन कर रही है ब्रिटिश इंडियन कंपनी। ब्रिटेन कहीं यहाँ है। अब ब्रिटेन की जो सरकार है उसको लग रहा है यार ये कंपनी जो है यहाँ शासन कर रही है, बहुत पैसा कमा रही है। इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे इनको रेगुलेट करना शुरू किया। रेगुलेट मतलब इन पर रोक लगानी शुरू की। उसी रोक लगाने के क्रम में जो है यहाँ से काफी सारे अधिनियम बनकर आते रहे, भारत में अप्लाई होते रहे, जिससे कंपनियों को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके और भारतीयों को भी उसी में से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी छूट मिलने लगी, जिससे संविधान का विकास आगे बढ़ा। ठीक है, कौन सा एक्ट आया? 1773 में हमारा पहला एक्ट जो आता है वो कौन आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही उसका क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करने के लिए, नियामक रोक लगाने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। किस पे? कंपनी पर। किसके द्वारा? भारतीय लोग कंपनी पर रोक नहीं लगा रहे थे। कौन लगा रहा था? ब्रिटिश में जो राजा थे वो रोक लगा रहे थे। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, जो ब्रिटिश की ही कंपनी है भारत में। ठीक है, यानी राजा यहाँ पर कंपनी का शासन धीरे धीरे था। तो उस समय जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1793, फिर इन्होंने क्या किया? 20-20 साल में चार्टर एक्ट लाए। 1793 में एक, 93 के बाद 20 जोड़ दो 1813, 1833, 1853, ये हमारे कहलाए चार्टर एक्ट। पूछा जाता है अंतिम चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1853 में आया था। बात समझ में आई? पहला 73 में, 20-20 जोड़ के तुम सारे डाल लो, 20, बस एक पिट्स इंडिया एक्ट याद रख लेना, बीच में 84 में आया है। ठीक है, 73 में, फिर 93 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। ठीक है, क्रम से ही है सारे। चलो 20-20 साल में 1784 वाला बस पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद रखना है। चार्टर हमारा 1793 से शुरू हुआ, 1853 तक हमारा लास्ट चार्टर एक्ट गया था। इसके बाद 1800 जो हमारा ये लास्ट चार्टर आया था 1853 में, इसके बाद से चार्टर एक्ट कर दिए गए समाप्त। 1853 में आया था चार्टर एक्ट, इसके बाद चार्टर एक्ट को कर दिया गया समाप्त। 1853 के बाद एक बहुत बड़ी घटना भारतीय इतिहास में घटी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भैया बहुत भयंकर थी। अच्छा, इससे अंग्रेजों को हो गया डर। इनको लगा यार ऐसा ना हो कि हमारी जो शासन सत्ता है ये हमारे हाथ से छिन जाए। तो इन्होंने क्या किया भैया? हमको थोड़ा सा बनाया बेवकूफ। इन्होंने कहा यार देखो, तुम्हारे साथ जो भी गलत किया किसने किया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, ब्रिटेन ने कुछ गलत नहीं किया है। तो ऐसा करो, अब जो है तुम्हारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हम करवा देते हैं समाप्त। तुम बहुत परेशान हो उससे, इसलिए तुम विद्रोह की हो, 1857 की क्रांति की हो। तो हम तुम्हारे लिए बढ़िया काम करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? कंपनी का शासन कर देंगे समाप्त, उसकी जगह ले आएंगे भैया ब्रिटेन के सम्राट का शासन। समझ में आया? रानी के अधीन सीधे सीधे शासन होगा भैया, तुम साम्राज्ञी के अधीन हो जाओगे, कंपनी का शासन समाप्त कर देंगे, उससे तुम बहुत परेशान हो गए हो। कुछ था नहीं, नया चोला पहनाकर हमारे सामने नया शोषक वर्ग पैदा कर दिया, वो हमारे ऊपर शोषण करने लगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। फिर भैया भारत परिषद अधिनियम जिसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार, 1909 में आया था ये। इसके बाद 1919 में क्या आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 में भारत शासन अधिनियम और फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतने एक्ट हमारे ये आए थे। ठीक है, इनको आपको याद करना है।
ईयर्स याद रखने हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी जो इनमें एक्ट्स में जो खास बातें थी उनको हम आपको बता देंगे, वो आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भैया भारत का संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी के चार्टर के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया। यानी व्यापार करने का एकाधिकार जो है ब्रिटेन की कंपनी को मिला। ब्रिटेन ने अपने यहाँ से कहा कि हम एक ही कंपनी भेजेंगे, उसको क्या दे दिया, कहा तुम्हारी मोनोपोली है, अब ब्रिटेन से दूसरी कंपनी नहीं जाएगी। ये चार्टर जो है अधिकार अधिनियम कब दिया गया, 31 दिसंबर सन 1600 को। किसने दिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसको दिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये भारत में आए, बताया था तुमको, व्यापार किए, सब हुआ, 2-4 युद्ध लड़े, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जीते। जीतने के बाद ये शक्तिशाली हुए। शक्तिशाली होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स कलेक्टिंग पावर, टैक्स वसूल करने की शक्ति जो है इनको मिल गई। कहां की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। किससे मिली, इलाहाबाद की संधि 1765। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उससे 1 साल पहले 1764 में क्या जीता था, बक्सर का युद्ध जीता था। ठीक है, इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसमें भैया बंगाल का गवर्नर अब जो था, यानी बंगाल पहले क्या होता था, 3 जगह एक इन्होंने गवर्नर बनाए थे। ठीक है, एक तो बंगाल में, एक बंबई में, एक मद्रास में। ठीक है, 3 जगह इनके गवर्नर होते थे। ठीक है, यही इन्हीं के माध्यम से जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। अब इन्होंने क्या किया, इन तीनों गवर्नर जनरलों में एक गवर्नर जनरल का जो है पावर बढ़ा दिया। किसका, बंगाल वाले का। बंगाल वाले गवर्नर को कहा कि अब ये गवर्नर नहीं होगा, इसको कहेंगे हम लोग गवर्नर जनरल कहेंगे बंगाल का। ठीक है, अब जो बाकी 2 बचे यानी मद्रास और मुंबई वाला, ये जो है इसके अधीन रहेंगे बंगाल वाले के। ठीक है, यानी मद्रास और बंबई के गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे। इसी के अधिनियम के तहत कहा गया है कि 1774 में जो है 1774 में कलकत्ता में क्या बनाया जाएगा, एक भैया सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोलकाता में 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम इनके जो था वो क्या था, सर एलिजा इम्पे। कुछ पॉइंट जो हम यहाँ लिख देते हैं और कॉपी में नहीं हो, कॉपी पेन लेके आप बैठिए। जो इस जो पीडीएफ में नहीं है, हम अपने आप समझा के लिखवा रहे हैं, उन चीजों को आप पॉइंट्स को नोट करते रहिए। तो सर एलिजा इम्पे क्या थे, 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके बाद निजी व्यापार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के जो कर्मचारी थे ये बहुत घूसखोर हो गए थे। ये जैसे व्यापार करते थे तो ये निजी व्यापार करके क्या करते थे, ज्यादा कमाई कर लेते थे। कंपनी का इसमें घाटा होता था। कंपनी, अब भाई सोचो तुम, जैसे आज की कंडीशन में अगर देखा जाए, सरकार मान लो एक कंपनी है। ठीक है, तो सरकार जो है डॉक्टर बनाती है, डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बैठते हैं, उसकी जगह वो क्या करते हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, वहां जाके प्रैक्टिस करने लगते हैं, वहां जाके जो है लोगों को देखने लगते हैं। सरकार का इससे बहुत नुकसान होता है। सरकार सैलरी भी दे रही है और उसका काम भी कम हो रहा है, जबकि जो है वही आदमी जो काम यहाँ कर सकता है वो प्राइवेट में करके अलग से पैसा बना ले रहा है। समझ में आया? तो निजी व्यापार कर दिया गया बंद। ठीक, ऐसे समझो। इसके बाद फिर दूसरा एक्ट कौन सा आया था, 1784 में पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई। कहा कि 2 लोगों को अलग अलग काम देंगे। एक इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको सारी जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स थी वो सब इसको दे दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, पॉलिटिकल कार्य करेगा। एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे, प्रशासन के काम थे, प्रशासनिक सारे काम किसको दे दिए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए गए। बात समझो, इसे बोलते हैं क्या, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है कि भैया शक्ति का बंटवारा 2 चीजों में कर दिया जाए, 2 भागों में कर दिया जाए। ठीक है, द्वैध शासन हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल क्या देखेगा? राजनीतिक कार्य। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा? प्रशासनिक कार्य। बात समझ में आई? फिर इसके बाद आया 1793 का पहला चार्टर एक्ट। पहले चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो थे, जो पॉलिटिकल कार्य देख रहे थे, को भारतीय राज्य से वेतन देना प्रारंभ कर दिया गया। पहले इनको वेतन कहां से मिलता था? अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये सब थे कहां? ये ब्रिटेन में रहते थे, वहीं की संसद में बैठते थे। अब इनको वेतन कहां से देने लगे? भारत से इनको वेतन दिया जाने लगा। कहा तुम्हारे लिए तो कानून बना रहा है तो तुम ही से वेतन लेंगे। तो यहां से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उससे इनको वेतन दिया जाने लगा। बात समझ में आई? भारत का पैसा भारत में ना खर्च होकर कहां जाने लगा? ब्रिटेन में लोगों को सैलरी दी जाने लगी उसके एवज में। ठीक है, इसके बाद पहला चार्टर 1793 क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन कहां से देने लगे? भारतीय राज्य से। इसके बाद 1813 आया। 1813 में हमने तुमको बताया था कि सन 1600 में क्या दिया गया था इनको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था क्या? मोनोपोली, यानी एकाधिकार व्यापार करने का, यानी ब्रिटेन से दूसरी कंपनी भारत नहीं आ सकती थी। 1813 में वो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो है, ये जो है बरकरार रखा गया। इस पे एकाधिकार है, यानी चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था, और चाय का व्यापार उसके अलावा कोई भारत में आके नहीं करेगा, ये एकाधिकार था। ठीक है, 1813 में याद रखना, 1813 में क्या हुआ? चाय का व्यापार और चीन का व्यापार छोड़ के सारे एकाधिकार समाप्त। ठीक, इसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। भैया ईसाई मिशनरी जो थे वो भारत आके क्या करें? यहाँ अपने धर्म का प्रचार करें। अपने धर्म के प्रचार करने के लिए कब अनुमति मिली? 1813 में अनुमति मिल गई ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को भी बढ़ावा इन्होंने दिया 1813 में। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भैया यहाँ पर कदम बढ़ाए। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, अब भैया हो गया भारत का गवर्नर जनरल। 1773 में हमने क्या बताया था कि जो बंगाल जो गवर्नर था, जो 3 जगह गवर्नर होते थे, कहां कहां? मद्रास में होता था, बंबई में होता था, बंगाल में होता था। अब बंगाल वाले गवर्नर को हम क्या कहने लगे थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसी को बंगाल की जगह हम क्या कहने लगे? भारत का गवर्नर जनरल। क्या कहने लगे? भारत का गवर्नर जनरल। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। पहला अगर पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, पूछे अगर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो तुम बताओगे वारेन हेस्टिंग्स। लिख लो, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहला वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद लिख लो, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भैया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, लिखा है, ये तुम्हारा हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। मद्रास एवं बंबई की सरकारों कानून बनाने की शक्ति ही समाप्त कर दी गई। 73 में बस कहा गया था कानून वानून सब बनाओ, लेकिन भैया पूछ लेना, थोड़ा सा तुमसे पावरफुल दिए हैं 1773 में बंगाल वाले को। इस समय कहा कि मद्रास और बंबई अब कोई कानून नहीं बनाएगा, जो भी बनाएगा कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है, इसके बाद 1853 अंतिम चार्टर एक्ट था। पहली बार जो है गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य होते थे और प्रशासनिक कार्य होते थे, इनको भी अलग कर दिया गया। पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। राजनीतिक किसको मिले थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और प्रशासनिक किसको मिले थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए। परिषद में क्या किया गया? 6 नए पार्षद जोड़ गए, जिनको क्या कहा जाता था? विधान पार्षद कहा जाने लगा। धीरे धीरे यहीं से जो है वो विधान परिषद का गठन हो जाएगा 1861 में आगे चल के, जिन्हें बंगाल, मद्रास एवं
बंबई, आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना जाता था। ठीक है, 6 पार्षद बना दिए गए। इसके बाद भैया यहाँ पर जो है क्या हुआ, इसके बाद 1853 के बाद में क्या होता है, 1857 में क्रांति हो जाती, जिसका जिक्र हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। इतना जान लो कि 1857 में क्रांति हुई, उससे जो है डर कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जान लिया कि भारतीयों को भी शासन में हिस्सा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। अगर हम भारतीयों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे कि वो कब गुस्सा है कब खुश हैं, तो भैया धीरे धीरे हमारा ये साम्राज्य यहाँ खत्म हो जाएगा। अगर हमको लंबे समय तक शासन करना है तो हमको भारतीयों का सहयोग चाहिए होगा। तो इन्होंने क्या किया भैया, धीरे धीरे यहाँ पर सम्राट के शासन के अधीन दूसरे अधिनियम लाने शुरू किए, जिसमें था भारत सरकार अधिनियम 1858। बात समझ में आई। 1858 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश राज ने समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पदनाम जो है बदलकर गवर्नर जनरल जो होता था भारत का, उसको कहने लगे हम लोग क्या, वायसराय। क्या कहने लगे, वायसराय। ठीक है, इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाए गए थे कब, 1784 में, उनको कर दिया गया समाप्त। उनकी जगह पर बना दिया गया भैया हमारा भारत सचिव। इसको बोलते थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, SSI, या इसी को बोलते थे भारत मंत्री। ये कहाँ बैठता था, ये बैठता था ब्रिटेन की संसद में। भारत सचिव कहाँ बैठता था, ब्रिटेन की संसद में। और उसके अधीन जो है 15 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई। देखो क्या हुआ, 1858 वाला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए गए। इसकी जगह पर क्या बनाया गया, SSI बनाया गया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके अधीन कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। इस समिति में क्या होता था, जो 15 सदस्य हैं इसमें से 8 सदस्य को वहां का राजा यानी सम्राट जो होता था वो मनोनीत करता था। 7 सदस्य जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने, वो नियुक्त करते थे। ठीक है, ऐसे 15 सदस्य हो गए। भारत में वायसराय की सहायता, अच्छा ये तो SSI कहाँ रहता था, ये रहता था ब्रिटेन में। अब भारत में किसके सहयोग से काम करेगा, तो भारत में जो होता था वो वायसराय होता था। अब जो वायसराय होता था इसके सहयोग के लिए कितने लोग की समिति बनाई गई, 4 लोग की। ठीक है, वायसराय के सहयोग के लिए कितने लोग की, 4 सदस्य की परिषद बना दी गई। बात समझ में आई। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भैया भारत परिषद अधिनियम जो हमारा आया, ये आया 1861 में। ठीक है, 1861 में जो अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ, कानून बनाने की पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया गया। 1861 में पहली बार क्या हुआ, भारतीयों को भी कानून बनाने में शामिल। धीरे धीरे देख रहे हो ना कैसे पावर्स मिल रही लोगों को, ऐसे धीरे धीरे संविधान डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहली बार जो है कानून में बनाने में किसको पावर मिली, भारतीयों को मिली। इसमें जो 3 लोग, हालांकि वो नाम मात्र के भारतीय थे, जो ये लोग थे पूरे तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, लेकिन नाम के भारतीय तो आए कम से कम। तो भैया बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग 1862 में इन्होंने इनको मनोनीत किया। लॉर्ड कैनिंग जो था उसने जो है क्या किया, 1862 में 3 लोगों को मनोनीत किया कि भारतीय लोग हैं और ये कानून बनाने में ब्रिटिश सरकार की हेल्प करेंगे। कौन कौन से लोग थे पहली भारतीय जो कानून बनाने में शामिल हुए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, इसके बाद मद्रास एवं मुंबई की सरकारों को कानून बनाने की शक्ति वापस कर दी गई, जो समाप्त कर दी गई थी कब, 1833 में। 1833 में जब हमने कहा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, उसको पावर तब जो है मद्रास और मुंबई की समाप्त कर दी गई। वो दोबारा जो है क्या हुआ, फिर से मिल गई कब, 1861 के अधिनियम में। पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली। पोर्टफोलियो क्या होता है, आज जो हम लोग देखते हैं कि भैया हम लोग कहते हैं कि हाँ इनका ये वित्त मंत्रालय दे दिया, इनको जो है हमने रक्षा मंत्रालय दे दिया, इनको ये शक्ति दे दी। तो ऐसे जो कामों का बंटवारा किया जाता है आज, इसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो जैसे एक वित्त का काम अलग मंत्री देख रहा है, और फाइनेंस मतलब फाइनेंस तो वित्त, रक्षा का काम और देख रहा है, और कृषि विभाग के मंत्री अलग हैं। हर विभाग का अलग अलग मंत्रालय होता है ना। ऐसे ही बंटवारा करने की प्रक्रिया भारत में कब स्टार्ट हुई थी, 1861 में। कब स्टार्ट हुई थी, 1861 में। क्या हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहां से मिली थी 1861 से। अब जो आज के टाइम पे देखते हो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत,
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति कोई कानून बना सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह चाहिए होती है। ऐसे ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको मिल गई थी? वायसराय को, ठीक है। इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भैया भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ? गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पहली बार हुई। भैया देखो, इससे पहले जो अभी तक हुआ है इसमें कहीं भी चुनाव की बात नहीं आई है, कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा था। 1861 तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो बड़े अधिकारी हैं, राजा हैं या वायसराय हैं, वही क्या कर रहे थे? लोगों को मनोनीत कर दे रहे थे, चुन ले रहे थे कि हाँ भैया तुम आओ, तुमको रख लेते, तुम आओ, जो उनके खास होंगे उन्हीं को रख लेते थे। 1892 में क्या हुआ? पहली बार चुनावी व्यवस्था शुरू हुई। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर सिस्टम ऐसा बना कि जो है मान लो नीचे से ये 20 लोग हैं, ये चुन के अपने में से 5 लोग को बनाए, 5 वहां चुन के 1 को बनाए, ऐसा जो है सिस्टम आ गया, ठीक है। क्या हुआ? इसे बोलते हैं मतलब कि जैसे जो जिला, जैसे अभी आज के टाइम पर राज्यसभा का चुनाव जैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं? विधायक चुनते हैं, ठीक है। विधायक लोग किसे चुनते हैं? राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। ऐसे तो इस टाइप का सिस्टम जो है तब बना थोड़ा सा 1892 में। उसके बाद 1909 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मान के चलो ये एक ऐसा एक्ट था जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवाने वाला यही एक्ट था 1909 वाला। एक कलाकार आदमी थे मार्ले और मिंटो भाई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भैया पहली बार यहाँ पर ऐसा जो है नफरत के बीज बोना शुरू किया हिंदू मुस्लिम में। 1909 में जब इन्होंने पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को शामिल किया। देखो आपने बताया था वायसराय की कार्यकारिणी में 4 सदस्य होते थे, इन्होंने पहली बार एक भारतीय को उसमें शामिल किया। एसपी सिन्हा जो है पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? यहाँ 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी। इन्होंने कहा एक क्षेत्र में चुनाव होगा, चुनाव वाले क्षेत्र में एक जगह मुस्लिम खड़ा होगा, फिक्स सीट होगी कि इतने मुस्लिम जो है, इतनी सीट जो है मुस्लिम्स की हैं, और जिस क्षेत्र में मुस्लिम खड़ा होगा वहां वोट भी मुस्लिम ही उसको देंगे। बात समझ में आया? ये जो है हमारी जो प्रणाली लोगों की, इसे बोलते हैं क्या? पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहीं से जो है मुसलमानों को जो है इन्होंने हिंदुओं से अलग करने का धीरे धीरे तरीका निकाल लिया, ठीक है। 1906 में, इससे पहले जो है जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, तब 1906 में जब हमारी ये मुस्लिम लीग बनी थी तो इसी अवधारणा को लेकर मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। 1906 के बाद में जो है यहाँ से जो है मुस्लिम संप्रदाय जो है अलग होकर जो है कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग मांगे करने लगा मुसलमानों के उद्धार के लिए, ठीक है। यहाँ से जो है मिंटो ने जो है क्या किया? ऐसे बीज बोए जिससे जो है इसने अपने खुद एक पत्र में लिखा था ऐसा, ठीक है। इसने एक लेटर लिखा जो है अपने ब्रिटेन संसद को, उसमें इसने लिखा था कि हमने ऐसे बीज बोए हैं हिंदू मुस्लिम पृथक निर्वाचन के माध्यम से जो है इस देश के विभाजन से ही अब ठीक होगा। समझ में आया? ऐसे जहर के बीज इसने बोए थे, ठीक है। इसके बाद जो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 में आया था लेकिन लागू 1921 में हुआ था। यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई फिर से। पहले द्वैध शासन प्रणाली कब स्टार्ट हुई थी? 1765 में, जिसको 1772 में समाप्त किया गया। फिर दोबारा हमने बताया था कि 1784 में जो है द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, सीओडी और बीओडी से। ये 1858 में 57 की क्रांति के बाद जो है इसको भी सीओडी और बीओडी दोनों समाप्त कर दिए गए, फिर पावर एक आदमी के हाथ में हो गई। अब हम लोग उसी टाइप का, उससे बेहतर तरीके का हम लोग क्या कर रहे हैं? द्वैध शासन करें। इन्होंने क्या किया? शक्तियां जो थी इनको 2 विषयों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि इधर कृषि, सिंचाई, ये सब इस विषय में रहेंगे। इसके बाद दूसरे जो है अलग विषय हो गए। इन पे जो है कहा कौन शासन करेगा? इस पे जो है पूरा वायसराय यानी अंग्रेज जो होंगे वो पूरे तरीके शासन करेंगे। यहाँ हेड तो अंग्रेज ही है, लेकिन नीचे कानून बनाने की शक्ति सब किसको मिल गई? भारत के जो चुने हुए लोग हैं उनको मिल गई। समझ रहे हो? यानी हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषयों में बांट दिया सारे कानूनों को। हस्तांतरित विषय जो थे गवर्नर अपनी कार्यकारिणी की सलाह से करता था, गवर्नर की कार्यकारिणी में सिर्फ एक भारतीय सदस्य भी तक शामिल हुआ था, और यहाँ गवर्नर मंत्रियों की सलाह करता था, मंत्री ज्यादातर अब धीरे धीरे भारतीय होने लगे थे, ठीक है। तो आरक्षित विषय, हालांकि इन्होंने क्या किया? आरक्षित विषय में बहुत कमजोर विषय रखे, जैसे जो कृषि है, सिंचाई है, ये सब विषय इन्होंने दिए किसको? भारतीय लोगों को, कि भारतीय लोग उसमें जो है मंत्री हैं, मंत्री लोग जो है चुनाव करके कैसे खेती हो, कैसे सिंचाई हो, ये सब काम करें। टैक्स कैसे वसूला जाए, पुलिस कैसे काम करेगी, सेना कैसे काम करेगी, ये सारे काम किसने अपने पास रखे? इसने गवर्नर ने अपने पास रखे, ठीक है।
पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था हुई। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे भारत में आज तुम देखते हो लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है, संसद के दो सदन। ये व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी? 1919 के एक्ट से स्टार्ट हुई थी द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, हम लोग राज्यों में भी देखते हैं, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन सी? एक तो हम लोग देखते हैं विधानसभा, जिनको हम लोग डायरेक्ट वोट देके विधायकों को बैठाते हैं ना, कहाँ बैठते हैं वो? विधानसभा में। दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधान परिषद में कौन बैठता है? एमएलसी बैठते हैं। इनको हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। इनको वोट कौन देता है? इनको वोट देते हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं, एमएलसी हैं, और यूनिवर्सिटीज के सदस्य हैं, ग्रेजुएट्स हैं, शिक्षक हैं, ये सब मिलके इनको वोट देते हैं विधान परिषद में, एमएलसीज को बनाते हैं। बात समझ में? तो ऐसे हमारा जो है ये हुआ। द्विसदनीय व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में, 1919 में। कौन लाया था इसको? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। देखो भैया, 2 आदमी हैं, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन होता? वहां का एसएसआई, जो हम बताया था ब्रिटेन में रहता था। और चेम्सफोर्ड कौन होता था? भारत में वायसराय। ठीक है, जिसमें भारत में रह के जो काम करता था। ऐसे जब हमने कहा मार्ले मिंटो, 1909 वाले को हमने क्या कहा था? मार्ले मिंटो कहा था ना। तो मार्ले का था कौन था? एसएसआई था। आगे वाला ब्रिटेन में रह रहा है, पीछे वाला कहां रह रहा है? भारत में। जो ब्रिटेन में रहता है उसे क्या कहते थे? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, एसएसआई। और मिंटो क्या था? वायसराय था, जो भारत में रहता था। ठीक है, इसके बाद इसके तहत 1926 में भैया हमारा बहुत बढ़िया काम जो इन्होंने किया, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया इन्होंने, यानी यूपीएससी। समझ में आया? कब? 1926 में। इसी आयोग के 1919 के तहत 1926 में गठित किया गया। फिर 1935 का जो हमारा अधिनियम आया, बहुत पुख्ता अधिनियम है। आधा संविधान हम लोग इसी 1935 के अधिनियम से उतार कर चेप लिए हैं, ये समझ लो तुम। बहुत लंबा दस्तावेज था, 321 इसमें धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। प्रांतों में द्वैध व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यहां भैया चर्चा की गई कि द्वैध शासन व्यवस्था जो 1919 में लाई गई थी, देखो हमने कहा था प्रांतों में द्वैध व्यवस्था लाई गई थी। ये द्वैध व्यवस्था हालांकि बहुत बेकार थी, काम नहीं कर रही थी अच्छे से। इस द्वैध व्यवस्था को इन्होंने फिर भी उठा के क्या किया? प्रांतों से हटा दिया। अगले बार 1935 में कहा कर दिया? केंद्र सरकार में शिफ्ट कर दिया। समझ रहे हो? प्रांतों से उठाकर कहा द्वैध शासन व्यवस्था कर दी, प्रांतों में द्वैध व्यवस्था समाप्त, और केंद्र में द्वैध व्यवस्था प्रारंभ कर दी। कब? 1935 में। 1919 में प्रांतों में द्वैध व्यवस्था प्रारंभ की। 1935 में क्या हुआ? केंद्र में द्वैध व्यवस्था प्रारंभ कर दी, प्रांतों वाली समाप्त कर दी। राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। भैया राज्य में उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए मंत्री परिषद की सलाह कर दी बाध्य। 1937 में क्या हुआ? संघीय न्यायालय बना, पहला फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट अगर पूछा जाए कब बना था, क्या बनाओगे? 1937 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1935 में। इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, उसके तहत जो है आरबीआई बना दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर हमारा लास्टली आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 की बात है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा ऐसी घोषणा की। इस घोषणा को हम लोग बोलते हैं एटली की घोषणा। क्या बोलते हैं? एटली घोषणा। इन्होंने क्या कहा था? 30 जून 1947 को देश आजाद हो जाएगा। हालांकि 15 अगस्त को हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया। मुस्लिम लीग के आंदोलन तेज हो गए। यहां पर भारत विभाजन की मांग जो है मुस्लिम लीग ने अपनी बढ़ा दी। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान, 1946 में संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। देख रहे हो ब्रिटिश कितना दिमाग लगा रहे थे आजादी के टाइम पर भी। भैया कह रहे हैं कि 1946 में हमने एक बनाई संविधान सभा। क्या बनाई? संविधान सभा, जो बनाएगी देशवासियों के लिए संविधान। इन्होंने कहा कि अच्छा चलो भैया, देश भर में जिस क्षेत्र का मन ना हो कि इस संविधान को माने वो ना माने। कहने का मतलब सोचो कितने टुकड़े हो जाते इस हिसाब से देश के। भैया पाकिस्तान जो चाहते थे, ये वाला क्षेत्र, ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं, ये तो नहीं ही मानते। उस समय भारत में इतनी देसी रियासतें थी छोटी छोटी, अब वो अगर उसमें से कोई रियासत कह दे कि हम जो संविधान को नहीं मानते, तो भैया कैसे देश ये कंप्लीट बन पाएगा? तो भैया यहां पर जो है इस चीज को खारिज किया गया। इन्होंने कहा कि जो क्षेत्र कह देगा कि हमको संविधान नहीं मानना है, वहां संविधान स्वीकार ना करे, कोई दिक्कत नहीं। माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया।
भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया और 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री की शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाई थी। ठीक है। इसके बाद माउंटबेटन के बाद पहले भारतीय जो हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने और आखिरी भी, क्योंकि इनके बाद गवर्नर जनरल समाप्त हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति बनने लगे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। ठीक है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसकी जगह बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। तो पहले भारतीय कौन बना? सी राजगोपालाचारी। और आजाद भारत के पहले कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है। अब यहां से जो है संविधान निर्माण हमारा प्रारंभ हो जाएगा। इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिफ्ट करते हैं। संविधान का निर्माण कैसे होगा एक एक चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो जितनी बार हो सके और जितने भी दोस्त हैं उनसे शेयर करो दबा के एकदम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।